भारतीय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। यह रिपोर्ट जारी की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार में ओवर वैल्यूएशन के रिस्क को लेकर चेतावनी दी। बैंक का कहना है कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का करंट वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड, इस वजह से बाजार में ठीक ठाक गिरावट यानी करेक्शन आने की संभावना। प्रवीण सर, भारतीय शेयर बाजार ने हाल के महीनों में अच्छा और मजबूत प्रदर्शन किया। सेंसेक्स ने 3 महीने से भी कम समय में 12,000 अंकों की बड़ी छलांग लगाई, जिससे मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 72 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 461 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इसके अलावा सर, घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी भारी भरकम जो है खरीदारी की। ऐसे समय पर ऐसी चेतावनी भरी रिपोर्ट आने का क्या मतलब? नहीं, देखिए, दुनिया भर में जिस तरह की अनिश्चितता है, जिसको लेके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है और कहा गया है कि भारत की इकॉनमी इस पूरे उथल पुथल के माहौल में भी एक स्टेबल, एक मजबूती के साथ टिकी हुई है। इसके बावजूद जो शेयर बाज़ारों की वैल्यूएशन है, या शेयर बाज़ारों में कुछ पॉकेट्स ऐसी हैं जिनकी जो वैल्यूएशन या जिनमें जो शेयरों में तेज़ी है, वो इस तरह की है जो कि फंडामेंटल्स के साथ मैच नहीं कर रही है जी। अब आरबीआई की जो एफएसआर की रिपोर्ट है, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि पूरी दुनिया एक स्लो ग्रोथ के दौर से गुजर रही है, और उसको देखते हुए जो शेयरों की वैल्यूएशन है या मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है, वो कहीं ज़्यादा दिखाई दे रही है जी। मार्केट्स। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पिछले जो भारतीय शेयर बाज़ारों की अगर हम बात करें, तो उसमें जब ग्लोबल अनसर्टेनिटीज टैरिफ की शुरू हुई, उससे पहले ही मार्केट्स में गिरावट आई। हमने देखा कि पिछले साल अक्टूबर से शुरुआत हो गई थी बाजारों के गिरने की जी। और फिर वो चलता रहा। लेकिन टैरिफ के ऐलान हुए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि अप्रैल से बाजारों में अच्छी खासी तेजी आई और लगभग रिकॉर्ड हाई के आसपास मार्केट्स पहुंच गए हैं जी। अब ऐसे अनसर्टेन वर्ल्ड में जहां कॉरपोरेट अर्निंग्स जो है वो लगातार कमज़ोर बनी हुई हैं, और ख़ास तौर पे ये बार बार एक्सपर्ट बात कह रहे हैं कि जब पहली तिमाही की, यानी इस साल की पहली तिमाही की जब कॉरपोरेट अर्निंग्स का दौर शुरू होगा, आने ही वाला है, उसमें जो ग्रोथ दिखाई देगी वो हल्की रह सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया में टैरिफ का माहौल जो है वो गड़बड़ाया हुआ है। उस वक्त पर मार्केट्स की जो वैल्यूएशन है वो जिस हिसाब से ऊपर उठी है, तो वहाँ एक करेक्शन का क्या खतरा पैदा हो रहा है, क्या बाजारों में एक जोखिम बना हुआ है, और ये ओवर वैल्यूएशन क्या बाजारों में एक करेक्शन की ओर इशारा कर रही है। और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर हैं, वहाँ एक फ्रॉथ को लेके या एक बबल को लेके फिर से आशंका जताई जाने लगी। फटाफट से 2-3 सवाल हैं। पहले सवाल की बार बार सर, मिड कैप और स्मॉल कैप का जो स्टॉक्स है या जो सेक्टर है या जो इंडेक्स कहिए, यही क्यों रडार पर आते हैं बार बार? इस कहानी को मैं आपको ले चलता हूँ एस नरेन वाली कहानी से आपको जोड़ना चाहूँगा। जिस समय हम लोगों ने एस नरेन वर्सेस राधिका गुप्ता की वाइट वाला जो बहुत सारी खबरें हम लोगों ने चलाई थी, वो भी उस समय कहते हुए दिख रहे थे कि भाई बबल बन चुका है, पैसा निकाल लीजिए, एसआईपी अगर आपने इसी सेक्टर स्पेसिफिक में कर रखा है तो उससे भी एग्जिट हो जाइए। उसके बाद राधिका गुप्ता का भी कमेंट आता हुआ दिखा था। मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, व्हाई ऑलवेज ऑन द रडार स्मॉल कैप और मिड कैप वाला? नहीं, देखिए, इसकी शुरुआत कोविड के बाद से हो जाती है। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में एक तेज़ी का दौर हमने देखा, और ख़ास तौर पे जब हमने 2020 में जब कोविड आया, उसके बाद मार्केट्स गिरे, फिर जब चलना शुरू हुए तो सबसे तेज रफ्तार से जो शेयर भागे वो मिड और स्मॉल कैप शेयर भागे, और वो इतना भागे कि एक वन साइडेड रैली हमने उसमें आती हुई देखी। पिछले साल इसी रैली को देखते हुए मिड और स्मॉल कैप शेयरों को लेकर न केवल मतलब आप कहें सेबी, बल्कि अलग अलग जो हल्के हैं उनकी तरफ से मार्केट एक्सपर्ट्स, आरबीआई से लेकर सरकार तक, सब इस बात को लेकर चिंतित थे कि क्या जो मिड और स्मॉल कैप हैं ये छोटे निवेशकों को लेकर डूबेंगे क्या। इतना बड़ा खतरा यहाँ पे दिखाई दिया। उस वक्त सेबी की जो चीफ थी, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में फ्रॉथ नज़र आ रहा है जी। जो इनकी ओवर वैल्यूएशन है, हीटिंग है, उसका खतरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये डूबे तो बड़े पैमाने पे बाजार में वो आएगा जी। और उसके बाद अक्टूबर से मार्केट्स में गिरावट आई, लेकिन फिर अप्रैल में जब चलना शुरू हुए तो फिर से मिड और स्मॉल कैप शेयर चलना शुरू हो गए। तो पिछली दफ़ा जब गिरावट अक्टूबर से लेके हमने जो देखी अभी तक के पीरियड में, उसमें दरअसल ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ का हिस्सा बहुत ज़्यादा था नहीं।
और अप्रैल से जब शुरू हुआ तो टैरिफ का जो चक्कर शुरू हुआ, उसके बाद जो पूरे ग्लोबल ग्रोथ के स्लो होने की अब जो बात खुद आरबीआई कह रहा है, वहां से अब एक फिर रिस्क सामने आ रहा है। और देखिए पिछले 4-5 साल में छोटे निवेशकों ने अंधाधुंध पैसा इन स्टॉक्स में डाला, छोटे मझोले स्टॉक्स में, और केवल स्टॉक्स में ही नहीं डाला। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ भी जाएंगे तो स्मॉल कैप फंड्स और या मिड कैप फंड्स ऐसे फंड्स में शामिल हैं जहां अंधाधुंध पैसा एसआईपीज और लमसम के जरिए आया। विशाल प्रवीण साहब, मैं डेली स्टॉक एक्सरे जो है खास सेगमेंट है उसको मैं बनाता हूं, उसके मैं 4-5 दिन से लगातार मैं स्टॉक एक्सरे बना रहा हूं। 5 साल का जब भी मैं डेटा निकाल रहा हूं उसमें 300, 500, 600% का रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत बड़ी वजह है। आप कम बता रहे हैं, 3,000, 4,000, 5,000% के रिटर्न आपको मिलेंगे अगर 5 साल के अगर आप रिटर्न देखेंगे। 5 साल क्या 3 साल में दिखेंगे आपको जी। 1,000%, 1,500% मिड और स्मॉल कैप शेयर चढ़े हुए हैं, ज्यादा चढ़े हुए हैं जी। अब प्रवीण सर, जिन कारणों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शेयर बाजार में जो जोखिम है वो देखने को मिल सकता है, एक तो आपने ग्लोबल अनसर्टेनिटीज की बात आपने कह दी, फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ईरान इजराइल वॉर, और जिस तरह से सप्लाई चेन डिसरप्शन की भी बात कही जा रही है कि उससे हो सकता है दिक्कतें और बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है जिसको मैं आपसे और डिकोड करवाना चाहता हूँ। कहा जा रहा है कि अमेरिकी इक्विटी में करेक्शन आ सकता है या आने की रिस्क है, जिस वजह से इमर्जिंग इकोनॉमीज पर और ज़्यादा आफत आ सकती है, क्योंकि वहाँ जब बाजार गिरेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो सही बात है इमर्जिंग इकोनॉमीज पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। इस पॉइंट को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये बात जाहिर है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब अप्रैल को जो लिबरेशन डे अमेरिका ने जिसका ऐलान किया और जिस दिन पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए, भारत पे 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, उस दिन से लेके और आप समझिए कि पूरी दुनिया में हालात एक तरह से बिल्कुल बदले हुए हालात हैं 2 अप्रैल के बाद। और हमने तब भी कहा था कि 2 अप्रैल के पहले की दुनिया, 2 अप्रैल के बाद की दुनिया में बड़ा फर्क होगा। एक विभाजन रेखा है 2 अप्रैल। उसका असर असल में अमेरिका को लेके बार बार और बड़े बड़े चाहे ब्रोकरेज हाउस हो या बैंक्स हो, वो सब ये बात कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अमेरिका एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी का शिकार होने की तरफ बढ़ रहा है, जिस तरह की टैरिफ पॉलिसी अमेरिका लेके आया है। चाहे रेड एलियो देख लीजिए, चाहे आप रॉबर्ट कियोसाकी देख लीजिए, ऐसे तमाम फहरिस्त है लंबे चौड़े उनकी, चाहे आप रघुराम राजन को देख लीजिए। सब ये कह रहे हैं कि अमेरिकन इकोनॉमी एक रिसेशन के दौर में जा सकती है, और अगर बाजार गिरे इस रिसेशन और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, तो अमेरिका के अगर बाजार गिरेंगे तो उसका संकेत लेके पूरी दुनिया के बाजार बैठना शुरू हो जाएंगे। जी, लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि सर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट का भी मैं हवाला देना चाहूँगा। उसने कहा है कि इस साल दिसंबर 2025 तक जो सेंसेक्स का टारगेट है वो 1,05,000 के पार भी जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन अब कुछ गुड पॉइंट्स भी है सर। इसी तरफ तो आरबीआई की रिपोर्ट भी इशारा कर रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये दरअसल जो कॉरपोरेट अर्निंग को मैच करता हुआ मार्केट ये नहीं है। मार्केट्स की जो ग्रोथ है या मार्केट्स में शेयरों की तेजी है वो उस रफ्तार से कहीं ज़्यादा रफ्तार से बढ़ रही जिस रफ्तार से कंपनियों की, मान लीजिए एक कंपनी ₹100 कमा रही लेकिन उसका शेयर आप मान लीजिए कि 10%, 12% की स्पीड से भाग रहा है, और कंपनी की अर्निंग ग्रोथ है वो 2% या 3% है। तो वो मिसमैच है। वो मिसमैच क्या एक करेक्शन की तरफ इशारा कर रही है? ये इस बात की ओर इशारा रिजर्व बैंक की रिपोर्ट करती है। अब सर रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर्स और भी हैं। ये तो मार्केट लिंक्ड वाली हो गई। एक खबर ये आ रही है सर, कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कि भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में ये जो रकम थी ये 3.9 लाख थी। तो बीते अगर 2 साल में देखें तो इसमें जो है 23% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसको और आसान भाषा में डिकोड करें सर तो हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्ज बढ़ गया है। आपसे समझना चाहेंगे सर, पूरे आप मैक्रो और माइक्रो दोनों इकोनॉमिक्स को आप समझाते हैं, कर्ज बढ़ने का मतलब क्या है सर? नहीं, कर्ज बढ़ने का देखिए, सरकारें कर्ज लेती हैं, एक्सटर्नल डेट हर सरकार पे, जैसा हम कल भी हम न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे कि अमेरिका पे एक्सटर्नल डेट कितना है, चाइना पे एक्सटर्नल डेट कितना है। अमेरिका पे लगभग $38 ट्रिलियन का और $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। $30 ट्रिलियन की इकॉनमी है। इसी तरह चाइना पे $50 ट्रिलियन का डेट है और इकॉनमी है $18 ट्रिलियन की। जी। तो भारत पे लगभग $4 ट्रिलियन की भारत की इकॉनमी है। तो देखिए, जब आप ग्रो करते हो, भारत जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर पे और बाकी प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगा रहा है, जाहिर तौर पर बड़े तौर पर पूंजी बॉन्ड्स जारी करके
विदेशी इन्वेस्टर्स के जरिए और फिर आपका जो इंटरनेशनल एजेंसियां हैं जी। उनसे कर्ज लेके उसकी भरपाई की जाती है, उस पैसे को जुटाया जाता है और उस पैसे को वापस भी किया जाता है। तो कोई कर्ज चिंताजनक लेने का भारत की डेट पोजीशन अभी किसी भी तरह से एक ऐसी खतरनाक स्थिति या परेशान करने वाली स्थिति में नहीं है जिस तरह की स्थितियां हम चाहे पाकिस्तान को देख लीजिए, चाहे श्रीलंका को देख लीजिए या बाकी देशों को देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश का फिस्कल डेफिसिट किस तरह का है जी। और जो 4.8% के आसपास रिवाइज उसमें है, एस्टिमेट्स में है, और जिसको 4.5% पे लाने का या उससे नीचे लेके आने का सरकार का इसी साल का टारगेट है 2025-26 को लेके जी। तो भारत अपने फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ पे जिस तरह से आगे बढ़ा है, वहाँ पे पूरी दुनिया इस चीज़ को मानती है कि भारत दुनिया भर की जो सबसे मजबूत इकोनॉमीज़ हैं, जो सबसे तेज़ बढ़ने वाली इकोनॉमीज़ हैं, उसमें शामिल है। और यही बात आरबीआई की रिपोर्ट में भी साफ तौर पे कही गई कि रेजिलेंस भारत की इकोनॉमी दिखाई दे रहा है। बैंकिंग जो सिस्टम है वो मजबूत है, लिक्विडिटी की पोजीशन मजबूत है, और जो अगर कम से कम सरकारी बैंकों की बात करें तो जो कमर्शियल बैंक हैं उनके जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो कई दशकों के लो पे हैं। एग्जैक्टली सर, मेरे पास डेटा है देश के। देखिए बैंकिंग सिस्टम का जो ग्रॉस एनपीए है, जीएनपीए, वो मार्च 2025 में 2.3% रह गया है। ये कई दशकों का, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, सबसे निचला स्तर है सर। सितंबर 2024 में बैंकों का जो ग्रॉस एनपीए था वो 2.6% था। हालांकि सर बैंकिंग रेगुलेटर ने ये भी चेतावनी दी है कि मार्च 2027 में ग्रॉस एनपीए जो है एक बार फिर से बढ़कर 2.6% के आसपास आ सकता है। इस एनपीए वाले मामले पर भी अगर आपकी कुछ टिप्पणी हो सर। नहीं, बिल्कुल, ये एक थोड़ा सा एक रिस्क है जो कि आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ग्रॉस एनपीए जो है बैंकों का वो अभी के 2.3% से बढ़कर 2.5% पे पहुंच सकता है। बैंकों के एक और बात है कि मार्जिन भी प्रेशर में आ सकते हैं, इस बात का भी जिक्र किया गया। जाहिर तौर पर असेट क्वालिटी का एक मसला बैंकों के सामने उठ सकता है, इस बात की ओर इशारा रिजर्व बैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें भी फिनटेक जो कंपनियां हैं या जो इस तरह की हैं उनको लेके आरबीआई का थोड़ा सा कंसर्न एक जरूर दिखाई एक लास्ट सवाल सर, देखिए बैंकों के ग्रॉस एनपीए में भले ही गिरावट आ रही हो सर, लेकिन क्रेडिट कार्ड पर उनका जो एनपीए है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, और खासकर सबसे चिंताजनक बात यह है कि वो सरकारी बैंकों की तरफ से। तो क्या ये भी इकोनॉमी के लिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए कुछ खतरे की घंटी है या नहीं? फिलहाल कोई बहुत बड़े खतरे की बात नहीं है, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च है या जो एनपीएज हैं या जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग को लेके चिंताएं हैं आरबीआई की, वो एक अर्बन एरियाज में अर्निंग्स को लेके या लोगों की कमाई को लेके जो एक फिक्र बनी हुई है उसकी तरफ जरूर इशारा कर रही है, जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से डिमांड जो है, कंजम्पशन जो है वो सबड्यूड बना हुआ, कमज़ोर बना हुआ है, और उसकी वजह से क्या लोगों के पास कमाई नहीं है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड से खर्च कर रहे हैं, अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, और उसके बाद वहाँ पे एनपीएस डेवलप हो रहे हैं। ये एक देखने वाली बात है। और बैंकों का सर क्रेडिट ग्रोथ जो धीमा पड़ रहा है उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? बैंकों का क्रेडिट ग्रोथ जाहिर तौर पे अभी धीमा है, लेकिन ये क्रेडिट ग्रोथ में अब अपटेक आएगा क्योंकि आरबीआई का जो 100 बीपीएस का जो रेट कट है और उसके साथ 100 बीपीएस का ही सीआरआर का जो कट है, वो अब जो पहली तिमाही गुजरने के बाद अब मुझे लगता है कि अब फेस्टिवल भी आएगा, और उसके बाद का आप ये मान लीजिए कि अगले 2 क्वार्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है उसमें अच्छी खासी तेजी दिखाई दे सकती है। और ख़ास तौर पे बैंकिंग माफ़ कीजिए, बैंकिंग कह रहा हूँ, रियल्टी और आपका ऑटो सेल्स जी, हाँ, यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी। ऑटो सेल्स का आपने जिक्र कर दिया सर, अभी बहुत बुरे नंबर आए हैं। मारुति सुजुकी की भी बात करूँ तो 16% का डेंट है साल दर साल आधार पर देखा जाए तो, स्टॉक्स भी पाइल अप है। तो ऐसे समय में अगर ये जो बूस्टअप अगर आएगा इकॉनमी में, लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी, तो यहाँ भी इन सारे सेक्टर्स में भी कुछ हलचल देखने को मिल सकता है सर। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।